मैं किशन एक बार पुनः आपके इस प्यारे से एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट फील्ड स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में फर्स्ट यूनिट में आपसे बातें कर रहा था। उस कंडीशन पे हमने प्रीवियस लेक्चर में डाइपोल द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना की थी फ्रॉम एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के लिए। आज उसी केस को आगे बढ़ाते हुए हम डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रखकर देखेंगे क्या प्राप्त होगा, कैसा बिहेव उनका होगा ना। तो एक प्रकार से मैं आपसे बोलूं तो वैद्युत बल युग्म आघूर्ण ज्ञात होगा, जिसको हम सामान्य भाषा में ना आघूर्ण कहते हैं और इंग्लिश में उसको टॉर्क कहते हैं। तो उस टॉर्क की निकालने की बात कर रहा मैं। ये भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका भी डेरिवेशन आता है और दो नंबर के क्वेश्चंस में भी डेरिवेशन पूछता है, या 2 नंबर या 3 नंबर वाले सवाल में न्यूमेरिकल के रूप में भी इन फॉर्मूले का यूज करता है। मल्टीपल चॉइस में इसके डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो एक प्रकार से मैं एक शॉर्ट टाइप में आपसे बातें करूं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड फॉर बोर्ड योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो उस कंडीशन पे, उस स्थिति पे मैं आपसे बात करूंगा कि यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे हमने आपसे बात की थी, जब क्या होगा सारा सब इलेक्ट्रिक फील्ड, सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, एक दूसरे से सिमिलर डिस्टेंस पे होंगी, समान होंगी और सेम डायरेक्शन के साथ होंगी, और उनके बीच की सभी दूरियां क्या होगी, हर जगह बराबर होती है। तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ऐसा कुछ नहीं होता है, डिफरेंट टाइप का, यानी कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिले एक इधर इस तरीके का मिलेगा, तो ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। और यहां से जब इस तरीके का मिलता है, यानी जहां पे ये सीमा समान लंबाई के हो, एक ही दिशा में जा रही हो, साथ ही साथ इनके बीच का स्पेस क्या हो, बराबर हो, तो इस प्रकार का जो फील्ड होता है वो क्या कहलाता है, एक समान या यूनिफॉर्म कहते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डाइपोल को रखकर देखेंगे। तो प्रीवियस सेकंड लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने आपसे डाइपोल की बातें की थी, डाइपोल मोमेंट पे भी बातें की है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसके लिंक को डाल दूंगा, उसे आप देख लीजिएगा कि डाइपोल किसे कहते हैं और डाइपोल मोमेंट क्या है, ठीक है। तो उन सब सारी चीजों से तो मैं एक ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का भी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इलेक्ट्रिक डाइपोल के भी, और दोनों के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हेल्पफुल होगा वो आपके लिए, इस वीडियो को हेल्पफुल बनाने के लिए। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से हमें बातें करनी है। तो आइए देखते हैं। हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है? यूनिफॉर्म लेना है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें डाइपोल को रखना है। तो डाइपोल की छोटी सी समरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बताया अभी, किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा कि सेम लेंथ होना चाहिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ले लिया, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र। इसको थोड़ा पास कर लेते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। इसके अंदर मैं डाइपोल को रखना चाहता हूं, किसी एक डाइपोल को रख लूं। किस तरीके का काम करेगा डाइपोल, इस बात को ध्यान में रखते हैं। तो डाइपोल की बातें कर रहा तो मैं एक डाइपोल ले रहा हूं, इस तरीके से डाइपोल ले लिया, एक डाइपोल लिया। तो डाइपोल का समरी हमें पता है कैसा होता है, समान आवेश होता है, विपरीत समान आवेश होगा, यानी क्यू का साइन अलग अलग, एक माइनस एक प्लस, बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 2l होती है। तो ये बातें पता है प्रीवियस लेक्चर में।
तो यहाँ पे हमने ये ले लिया, डाइपोल ले लिया, ये डाइपोल इस तरीके से, यहां पे ये नेगेटिव चार्जेस हो जाएगा और यहां पे हमने इसके पॉजिटिव चार्ज ले लिए, यानी इस वाला ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ना, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, तो यहां पे नेगेटिव चार्जेस ले लिए। ये डाइपोल रखा, जब डाइपोल रखते हैं और डाइपोल के इस वाले चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स का डायरेक्शन पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में होता है। ये सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में की है, ठीक है। अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड होगा, जो फोर्स लगेगा, उसका जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में होता है, यानी वो इधर लगेगा। कितना लगेगा? F इक्वल टू Q इंटू E लगेगा, ये इलेक्ट्रिक ना। नेगेटिव चार्ज के केस में हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला बल इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में लगता है, ये इधर लगेगा। यहां कितना लेगा? F बराबर कितना होगा? Q इंटू E, यही लग रहा, यही फोर्स लग रहा। ये फोर्स एक ऊपर की तरफ, एक फोर्स कहां लग रहा है? नीचे की तरफ। अब दोनों पे नेट फोर्स की बात देखें, दोनों पे नेट फोर्स की मैं बातें करूं तो जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना फोर्स ऊपर लग रहा है, तो नेट फोर्स जो हमारा होगा, जो नेट फोर्स होगा टॉर्क के दौरान, वो ऑलवेज क्या होगा? 0। कक्षा 11 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, पढ़ा होगा तो ठीक, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। एफ नेट इक्वल टू क्या हो गया? 0। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें या आगुड़ की, वहां भी टॉर्क पढ़ाया गया, 11 में भी टॉर्क पढ़े हो, तो वहां पर क्या पढ़ते हैं कि टॉर्क के अंदर जो एफ नेट का मान आता है वो कितना होता है? 0। ऐसे बात समझ लो कि ये 4 न्यूटन का बल ऊपर लग रहा है, 4 न्यूटन का बल नीचे लग रहा है, तो 4 ऊपर लग रहा है 4 नीचे लग रहा है, तो ये क्या होगा? नेट बल 0 हो जाएगा। नेट बल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसमें एक बहुत बेहतरीन मुद्दा मिलेगा, एक बहुत बेहतरीन मुद्दा मिलेगा। उस मुद्दे को समझना है कि तब मोशन इसका कैसा होगा, इसका मोशन कैसा होगा। तो यहां पे एक चीज देख लेते हैं, जैसे हमने ये लिया, तो अब यहां पे सपोज कर ले ये डाइपोल है, सपोज कर लीजिए ये डाइपोल है, ठीक है, डस्टर ले लेते हैं, ये सपोज कर लिया डाइपोल है। अब यदि मैं कहूं आपसे कि यहां पे एक फोर्स इधर लग रहा, यहां लग रहा है, इस वाले डायरेक्शन में लग रहा ना, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में, और यही इसी के लैगिंग बिहाइंड सेम पाथ पे यदि ऐसा लगे, ऐसा लगेगा, ठीक है, ये डाइपोल बीच में यदि ऐसा लगेगा तब एफ नेट का मान 0, एफ नेट तो ऑलरेडी 0 है, बट यहां पे किसी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। बट इसी को मैं ऐसा कर रहा हूं कि ये वाला फोर्स इधर लग रहा, ये वाला फोर्स इधर लग रहा, और ये वाला फोर्स कहां लग रहा है? इधर लग रहा है। तो अब यहां दोनों एक ही लाइन में नहीं है, दोनों एक ही लाइन में नहीं है, दोनों यदि एक ही लाइन में होते तब क्या होता कि जितना बल लगाकर ये इधर खींच रहा है उतना ही बल लगा के इधर खींच रहा है, तो दोनों का प्रभाव डिस्ट्रॉय हो रहा है, यानी ना ये इधर जाएगा ना ये इधर आएगा। तो नेट बल का मान, इसी को संतुलित बल कहते हैं, तो नेट बल का मान क्या हो जाता है? 0, और डिस्प्लेसमेंट वहां पे क्या हो जाता है? 0। बट यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि एक फोर्स यहां लग रहा है, यानी इसको इधर से पकड़ के खींच रहा है और इसको इधर से पकड़ खींच रहा है, तो इस कंडीशन पे दोनों बल का जो पाथ है वो कैसा है? अलग अलग। अब जब ये इधर खींचेगा और ये इसको इधर खींचेगा, तो देखिए इसका जो मोशन होगा वो कैसा हो जाएगा? स्पिन टाइप का। अब ये इसका मोशन होगा कैसा? स्पिन टाइप का मोशन होगा, यानी यह लीनियर मोशन न करके, ट्रांसवर्जन मोशन न करके ये सर्कुलर मोशन करेगा। इसी को हम लोग कहते हैं टर्न, आगुड़। यह क्या कर रहा है? बात समझ में आ रही है कि यदि दोनों लाइन में है, दोनों फोर्स एक ही लाइन में है, दोनों फोर्स एक ही लाइन में है, 4 न्यूटन का बल इधर है, 4 न्यूटन का बल इधर है, तो वो क्या करेगा? बीच वाला पार्टिकल डिस्प्लेस नहीं होगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। जैसे रस्सी कसी के खेल में हम एक बात करते हैं कि 4 लड़के इधर खड़े हैं, 4 लड़के इधर खड़े हैं, दोनों एक दूसरे से खींच रहे हैं, तो ना इधर जाता है ना उधर जाता है, लेकिन किसी तरफ बल बढ़ा दे तो उधर की तरफ डिस्प्लेस हो जाता है। तो नेट बल वो होता है असंतुलित बल। यदि दोनों पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, ना उधर जा रहा ना इधर जा रहा, उसको बोलते हैं संतुलित बल। तो जब दोनों लाइन में हो जाएंगे, ऐसे लाइन में हो जाएंगे,
तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेस नहीं करेगा, यानी स्थानांतरित गति यहां पे क्या है, कांस्टेंट है। स्थानांतरित गति यहां पे क्या है, कांस्टेंट है, यानी ये आपका एकदम फिक्स है, ये हिलेगा नहीं। बट मैंने कहा कि एक फोर्स यहां लग रहा है, एक फोर्स यहां, दोनों का रास्ता अलग अलग है, एक इसके इस छोर पे लग रहा है, एक इसके इस छोर पे लग रहा है। तो यहां पे जब एक यहां पे इसकी बात कर रहा है कि एक इसको इधर धकेल रहा है और ये इसको इधर खींच रहा, तो ये मोशन इसका कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इस तरीके का मोशन करेगा, यही होगा डाइपोल का। तो डाइपोल इस तरीके से घूमेगा ना, डाइपोल इस तरीके से मोशन करेगा, बात समझ में अब आ रही है। तो ये होगा टॉर्क। यहां जो ये घूमेगा यही होगा अपने सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग, सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग बातें होगी। तो ये सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग, सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं, जहां पे उस पूरे निकाय का मास केंद्रित हो जाता है, उसे ही कहते हैं हम लोग द्रव्यमान केंद्र, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, द्रव्यमान केंद्र। तो यहां पर भी बातें वही है। तो यहां पे बातें, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, तो ये बल इसको इधर खींच रहा है, ये बल इसको इधर खींच रहा है, तो ये स्पिन मोशन करेगा, ऐसा मोशन करेगा, बातें समझ में आ रही। तो वही काम यहां हो रहा है कि ये वाला बल इसको इधर खींच रहा है, ये वाला बल इसको इधर खींच रहा है, तो इसके अंदर इस पॉइंट के अबाउट यानी टॉर्क डाइपोल के मेन पोजीशन से, यानी सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये क्या करेगा, स्पिन मोशन करने लगेगा। कैसा मोशन करेगा, स्पिन मोशन करेगा, इस तरीके से मोशन करना है, अबाउट होगा, यानी यहां से क्या हो जाएगा, यहां से डाइपोल इस तरीके का मोशन करेगा। ठीक है, अभी डायरेक्शन की बातें नहीं कर रहा, अभी बस कॉन्सेप्ट समझा रहा, अभी डायरेक्शन के लिए मैं बताऊंगा क्या करना है। अब जो टॉर्क के विषय में हम लोग बातें जानते हैं ना, तो कॉन्सेप्ट यही है और कुछ नहीं। टॉर्क का मतलब समझ कैसे मोशन कर रहा है, स्थानांतरित गति कांस्टेंट हो गई वो, अब ये ऐसे या ऐसे किसी प्रकार का मोशन नहीं कर रहा, बस ये अपने ही स्थान पे क्या करेगा, ऐसे स्पिन मोशन करेगा। यही है किसका, टॉर्क का मोशन। जब किसमें रखा हो, यूनिफॉर्म स्पीड में। यही यूनिफॉर्म स्पीड नहीं रहती, कहीं फील्ड ज्यादा है कहीं फील्ड कम है, तो ये बल अलग अलग हो जाता, कहीं बल ज्यादा हो जाता कहीं बल कम हो जाता, तब ये बल भी क्या होता, असंतुलित बल हो जाता। तो बात यही है, बातें समझ में आ रही। तो यहां पे जब हम टॉर्क निकालने आए, तो टॉर्क के लिए, टॉर्क को दिखाने का तरीका टाउ होता है। इसको दिखाने के लिए क्या करते हैं, दोनों में से कोई एक बल और उन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं। परपेंडिकुलर क्या ले लेंगे, डिस्टेंस, सीधा सा फॉर्मूला ना। टॉर्क आघूर्ण बराबर बल युग्म आघूर्ण, हिंदी में लिखा होगा प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण, आपके बुक में प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण लिखा होगा, टॉर्क आघूर्ण लिखा होगा केवल, इंग्लिश में उसी को हम लोग टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, तो टॉर्क क्या होगा, दोनों में से कोई एक बल और उनके बीच की लंबवत दूरी। तो अब उनके बीच की लंबवत दूरी, अब टाउ हम निकाल लेते, तो टाउ बराबर एफ कितना है, दोनों में से कोई एक बल, सिमिलर फोर्स है तो कोई बल ले लीजिए, क्यू इंटू क्या हो गया ई, क्यू इंटू क्या हो गया ई, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, दोनों फोर्स के बीच की लंबवत दूरी। तो एक बात समझो, दोनों बलों के बीच की दूरी, तो यहां देखो ये इसकी लाइन है, इस वाले चार्ज की, यहां पे इस वाले चार्ज की ये लाइन है, तो दोनों के बीच की लंबवत दूरी ये है ना। अब बातें समझ में आ रहा है, इनके बीच की दूरी ये है ना, दोनों फोर्स की लंबवत दूरी क्या है, ये है या ये तो है नहीं, वो दोनों के बीच की लंबवत, इसकी क्रिया रेखा ये है, इस चार्ज की क्रिया रेखा ये है, तो यानी यहां पे दोनों चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज ऐसा रखा है एक चार्ज ऐसा, दोनों के बीच की लंबवत दूरी ये है, तो ये हो गई लंबवत दूरी। बातें समझ में आ रही है। तो यहां सब इनके बीच की लंबवत दूरी ले ले, तो डाइपोल की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, 2l होती है। अब यदि मैं मान लिया कि डाइपोल हमारा थीटा एंगल पे रखा, कितने एंगल पे रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रखा, तो यहां से मैं बातें करूं कि थीटा एंगल पे रखा है, तो यहां से ये बातें आपका हो जाएगा क्या, थीटा एंगल पे, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से डाइपोल थीटा एंगल पे रखा है। ठीक है,
यहां से क्या हो जाएगा, थीटा पे हमने रखा है तो थीटा के अकॉर्डिंग ये मान निकाल ले, तो ये मान क्या हो जाएगा, ये कॉस का टर्म हो जाएगा, ये कॉस का टर्म हो जाएगा, परपेंडिकुलर साइन का टर्म हो जाएगा, तो ये मिलेगा 2l साइन 2l कॉस थीटा मिलेगा, और ये मिलेगा 2l साइन थीटा मिलेगा। यहाँ पे पॉइंट बी कर देते हैं, यहाँ ए कर दिया, यहाँ सी कर दिया, निकाल के देख लो। ट्रायंगल एबीसी से लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण किसका संबंध होता है, कॉस का होता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू आधार कितना है, आधार हमें पता ही नहीं है, तो बीसी, कर्ण कितना है हमारे पास एसी, तो यहाँ पे हमें बीसी बराबर निकालना है, तो एसी इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, एसी की वैल्यू कितनी है 2l, तो बीसी बराबर क्या हो गया 2l कॉस थीटा। बातें समझ में आ रही। वैसे ही हम बातें करें इसकी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू कितनी हो गई ए बी, कर्ण कितनी हो गई ए सी, तो यहाँ पे हमें बताना है ए बी का मान, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा ए सी साइन थीटा, तो ए बी बराबर ए सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास है 2l, तो 2l साइन थीटा। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों के बीच का वो क्या है 2l साइन थीटा, वैल्यू रख दीजिए 2l साइन थीटा। अब यहां पे एक चीज है कि टाउ इक्वल टू, इस एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा अलग टाइप का यूज कर रहा, टू यहां पे क्या हो जाएगा क्यू इंटू 2l ई इंटू साइन थीटा, 2l को क्यू के साथ, ये क्या है, ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा डाइपोल मोमेंट हो गया। हमें पता है वी नो डैट ना, डाइपोल मोमेंट इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं क्यू इंटू 2l, तो हम इसके जगह क्या यूज कर सकते हैं P, तो टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा पी साइन थीटा, ये हो गया। बट हमें पता है कि टाउ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पी आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, पी क्या हो जाएगा डाइपोल मोमेंट, और ये E इलेक्ट्रिक फील्ड, तो P एंड E आल्सो वेक्टर कंपोनेंट, और ये क्या आ जाएगा टाउ वेक्टर कंपोनेंट, तो सभी वेक्टर कंपोनेंट और डायरेक्शन भी होगा, तो हमें क्रॉस आता है, हमें पता है कि ए बी साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए लिख सकते हैं। तो इसको भी हम उसी प्रकार से लिखेंगे, टाउ बराबर क्या हो जाएगा P क्रॉस E, P क्रॉस E या E क्रॉस P। अब हमारे पास जो मुद्दा बनता है कि ये सही है या ये सही है, ये कंपोनेंट सही है या ये कंपोनेंट सही है, ठीक है। तो डेरिवेशन करने का तरीका ये है, सही बोले तो ये है, अभी मैं प्रमाण देता हूं इसका कैसे ये सही है। तो फॉर डेरिवेशन को मैं कंप्लीट करूं तो आप इसको लिख सकते हैं वेक्टर E क्रॉस वेक्टर E। मैं दूसरे तरीके से इसके प्रमाण को दूंगा, डायरेक्शन क्लियर करने के लिए मैं थोड़ा सा पाथ को अलग करूंगा, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर E क्रॉस वेक्टर E। तो आप डेरिवेशन ये कर सकते हैं एग्जाम सेक्टर में, अगला मैं जो करा रहा हूं उसको भी कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप अपने पास रखिएगा। यहां से क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का बनता है, स्थानांतरित गति कैसी हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, एफ का मान कैसा होता है 0 हो जाता है। तो जो टॉर्क का फार्मूला आता है वो आपका क्या था, टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E आता है। ये कंपोनेंट गलत है, क्यों गलत है अभी हम क्लियर कर देते हैं। तो उस तरीके से आपको देखना है। अभी मैं इसी डेरिवेशन को दूसरे तरीके से भी दिखा रहा, बस आपको फील कराने के लिए, डायरेक्शन को पकड़ाने के लिए। डायरेक्शन यहां भी पकड़ सकते हैं इसी वाली बात से ना, फिंगर को रोल करिए जहां पे है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो यहां पे क्या रहा, डाइपोल की दिशा है, डाइपोल की क्या हो जाएगी दिशा। तो डाइपोल की दिशा की बातें करेंगे तो इनके बीच का एंगल कितना है, ये डाइपोल की दिशा। तो यहां पे डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से ऐसे जा रहा है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डाइपोल होगा। तो डाइपोल क्या जा रहा है, ये आ रहा है P क्रॉस E होगा या E क्रॉस P होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि E क्रॉस P, E क्रॉस P। डाइपोल घूम रहा है किसके अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये होगा ऐसे, ये डाइपोल होगा तो ये ऐसे घूमेगा या ऐसे जाएगा, यू ऐसे होगा।
बातें समझ में आ रही? तो इसका डायरेक्शन होगा P क्रॉस E होगा, E क्रॉस P नहीं। अभी क्लियर हो जाएगा, उसकी बात भी कर लेते हैं। आगे देखिए इसी डेरिवेशन को, ठीक है, बहुत तेज बच्चे हो, ठीक है, तो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट को पकड़े, छोटी छोटी बातों को पकड़ना है आपको। डेरिवेशन मस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। IMP लिख देते हैं, जब तक सब नहीं लिखे तब तक काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। ऐसे देखें, थोड़ा इजी रखने के लिए मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना ले रहा हूं। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, ठीक है। बुकों में ऐसे ही बना है, मैंने वो ऐसे अलग ले लिया था, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ऐसा किया था। यहां से हमने डाइपोल रखा, ये डाइपोल हमने रखा, यहां पे हमने माइनस चार्जेस रखा, यहां पे हमने प्लस चार्जेस रखा। प्लस चार्जेस में पता है आपको कि जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लगती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लगेगा। वो फोर्स कितना लगेगा? E इंटू क्यू ई लगेगा। और निगेटिव चार्ज में हम लोग पढ़े हैं कि जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, वैद्युत क्षेत्र इधर है, इसका बल कहां लगेगा? उल्टे साइड में। तो F इक्वल टू क्यू वेक्टर E लगेगा। बातें समझ में आ रही? ये इसका मेन पोजीशन O मान लिया, ठीक है। ये यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो गई? L। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो गई है? टोटल लेंथ कितनी होती है? 2L। डाइपोल की लेंथ कितनी होती है? 2L। बात वही, फोर्स का लाइन अलग अलग है। फोर्स की लाइन क्या है? अलग अलग है। एक इधर लगा रहा, एक इधर लगा रहा, ऐसे लगा रहा, एक इधर एक इधर। दोनों ऐसे होते तब कोई मोशन नहीं होता, लेकिन दोनों ऐसे, एक इधर एक इधर। तो अब ये क्या करेगा? अब ये क्या करेगा? यहां से टॉर्क लगाएगा यूं। तो यहां से इसको नीचे की तरफ रोटेशन इसका रोटेशन करेगा, यानी नीचे की तरफ ऐसा। और जब ये नीचे की तरफ, ये वाला इसको कहां ले जाना चाहेगा? ऊपर की तरफ। तो ये टॉर्क कहां आ रहा है? नीचे। आपसे कहा ना, अबाउट स्पीड मोशन अबाउट अ सेंटर ऑफ मास, यानी इसका जो मोशन है वो कैसा है? स्पीड किसके अबाउट है ना? सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। तो अब देखो, इसके अबाउट, इस बिंदु के अबाउट, ये इसकी रोटेशन ऑफ एक्सिस, ये बात ध्यान रखो, ये इसकी रोटेशन ऑफ एक्सिस, रोटेशन ऑफ एक्सिस। जैसे मैंने मान इसके बीच में ऐसे रखा, तो ये इसकी एक्सिस हो जाएगा और ये इसी के अकॉर्डिंग घूमेगा, ठीक है, जैसे फैन ना, तो ये इस तरीके से घूमेगा। तो वैसे ही ये रोटेशन ऑफ एक्सिस, और इसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क ऐसे घूमेगा ना, ये टॉर्क इस तरीके से घूमेगा, सॉरी डाइपोल ऐसे घूमेगा यूं, ये है डाइपोल। ये रोटेशन ऑफ एक्सिस कहां है? अंदर की तरफ। तो इसी एक्सिस के अबाउट ये ऐसा मोशन करेगा। ये वाली बात, ये एक्सिस से जो टॉर्क हम निकालते हैं, टाउ इक्वल टू एफ नेट, तो जीरो ही है, एफ नेट क्या है? जीरो ही है। अब इस चार्ज द्वारा भी टॉर्क लग रहा है, इस चार्ज द्वारा भी टॉर्क लग रहा है, ये एकदम क्लियर है। उस कॉन्सेप्ट के अंदर मैं घुस के बता रहा, फील देने के लिए कि दो चार्जेस है, तो ये चार्ज के ऊपर जो बल लगा रहा वो इस तरीके से टॉर्क को लगा रहा, यानी ये वाला इसको इधर लाना चाह रहा, ये वाला उसको उधर लेना चाह रहा, यानी ऐसा मोशन कर रहा है इस तरीके का। तो ये टॉर्क नीचे लगा रहा है, ये टॉर्क ऊपर लगा रहा है। ये जो टॉर्क लगा रहा है मान लिया टाउ 1 है, और ये जो टॉर्क लगा रहा है टाउ 2 है। तो यहां पे नेट टाउ की बात करूं, नेट आगुड़ की बात करूं, तो टाउ बराबर हो जाएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 हो जाएगा। जो पहला वाला टाउ होगा वो हो जाएगा क्या? F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ रोटेशन ऑफ एक्सिस। एक्सिस से लंबवत दूरी, एक्सिस के लंबवत दूरी, एक्सिस से कैसी दूरी लेंगे? तो देखिए ये हो गई एक्सिस,
ये हो गई एक्सिस, एक्सिस की दिशा, एक्सिस का तल ये है, एक्सिस का तल ये है, इससे लंबवत दूरी, तो ये जो दूरी है ये इसकी लंबवत दूरी है। बातें समझ में आ रही? ये एक्सिस है, ये एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, डाइपोल थीटा एंगल पे रखा हुआ है। ये एक्सिस का तल हो गया, ऐसे समझे, ये एक्सिस का तल हो गया, ये एक्सिस का तल हो गया, ये चार्ज का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये चार्ज का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे समझो ना। तो ये चार्ज का परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा या ये होगा, ये तो होगा नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, रोटेशन ऑफ एक्सिस। तो यहां पे ये वाला, तो अब इसकी जो वैल्यू निकाले तो cos थीटा जिसके साथ टिका रहता है, cos का टर्म देता है, तो s cos l cos थीटा हो जाएगा, और ये क्या मिलेगा, l sin थीटा मिलेगा। वैसे ही बातें मैं इनके साथ करूं तो प्लस f इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ रोटेशन ऑफ एक्सिस, तो वैसे ही बातें मैं इनके लिए भी करूं। जब इनके लिए करेंगे तो ये आपका हो जाएगा रोटेशन ऑफ एक्सिस। जो यहां से मैं बातें करूं तो ये थीटा एंगल पे, ये थीटा है, थीटा एंगल पे ना, थोड़ा साफ बना दे, ये रोटेशन ऑफ एक्सिस ना, रोटेशन ऑफ एक्सिस से लंबवत दूरी, तो ये हो जाएगा थीटा, इससे ये हो गई इसकी लंबवत दूरी, ये इसकी लंबवत दूरी, तो इसमें भी देखेंगे तो ये क्या मिलेगा, एल साइन थीटा, और ये मिलेगा एल कॉस थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट क्या कर रहा है, ये वाला देखिए, ये एल कॉस थीटा, ये एल कॉस थीटा, तो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगे, दोनों एक लाइन में आ गए, ऐसे आ गए। यहां क्या लग रहा है, एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा, दोनों सेम फोर्स, तो दोनों खत्म। हाँ, बातें समझ आ रही? लेकिन यहां से परपेंडिकुलर फोर्स नीचे कितना हो गया, एल साइन थीटा, और यहां से ऊपर कितना है, एल साइन थीटा, है समान फोर्स लेकिन दोनों की दिशा कैसी, अलग अलग। ये इसको नीचे ले जाना चाह रहा है, ये इसको कहां ले जाना है, ऊपर। जब दोनों ऐसे ही लाइन होते तब प्रभाव खत्म हो जाता, तो वैसा ही। तो इनका भी टाउ देखे तो ये क्या, अब इनका टाउ देख लेते हैं, तो ये हो गया फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू ई ना, क्यू ई। और एक बात समझ लो, लेकिन मान इसका जो डायरेक्शन है, मान लो घड़ी है, घड़ी का यहां 12 है, यहां 6 है, तो यह डायरेक्शन की मैं बात कर रहा, तो यहां से ये इस तरीके से मोशन कर रहा है, तो घड़ी की दिशा में है कि घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। अब यहां बात देखो, ये यहां से ये 6 हो गया, तो ये 6 हो गया, तो टॉर्क ऐसे लग रहा है, तो 6 से इधर, तो ये भी अभी भी घड़ी की दिशा में, ये ऐसा घूमते हुए ऐसे, तो अभी भी घड़ी की दिशा में, तो टाउ टू भी जो है वो कैसा है, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज है, यानी ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, तो नेट जो टाउ होगा वो भी कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। अब डायरेक्शन क्लियर हो रहा है, अब डायरेक्शन क्लियर हो रहा है कि ये पहला वाला टाउ कैसा है, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूम रहा है, 12 से 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ रहा है, इस तरीके से मोशन कर रहा है क्लॉकवाइज। वैसे ही इसको देखा जाए तो 6 से 12 की तरफ जा रहा है, ये भी अभी भी क्लॉकवाइज है। उल्टा आता 12 11 10 9 8 6 ऐसे आता ना, ऐसे जब आता है तो वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, घड़ी की विपरीत दिशा में, लेकिन ये ऐसे जा रहा है 6 से 12, तो ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी कैसा है, क्लॉकवाइज है। तो जब पहला वाला टाउ इस चार्ज द्वारा जो टॉर्क लगा वो भी क्लॉकवाइज है, इस चार्ज द्वारा जो टॉर्क लगा वो भी क्लॉकवाइज है, तो दोनों चार्ज द्वारा लगा हुआ टॉर्क क्लॉकवाइज है, तो नेट जो टॉर्क होगा वो भी कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो यहां पे ये डिस्टेंस लेना है, तो ये हो जाएगा एल साइन थीटा, वही काम यहां पे, तो क्यू ई एल साइन थीटा, बोथ आर सेम, दोनों जोड़ दे तो 2QEL साइन थीटा हो जाएगा, टाउ नेट। तो टाउ नेट इक्वल टू, अब यहां से वही एक्सप्रेशन थोड़ा अलग ढंग का, तो यहां लिख लिया हमने क्या, Q क्रॉस 2L, तो Q इंटू 2L, E क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो T टाउ नेट इक्वल टू, अब इसको क्या लिख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट वेक्टर P E साइन थीटा। अब देखो थीटा क्या है,
P कांस्टेंट है, डाइपोल सेम है, ये कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ये भी सेम है, तो बदलेगा नहीं। क्या बदलेगा? थीटा बदलेगा। थीटा क्या है? डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, ये डाइपोल ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके बीच का क्या हो गया? एंगल। बातें समझ में आ रही? तो ये आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया डाइपोल, इसके बीच का क्या है? एंगल। इसके बीच का क्या? एंगल। तो ये डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बात को भी पकड़ो। तो ये क्या हो जाएगा? Pe sin थीटा। अब बातें समझ में आ रही है? तो यहां पे थीटा P व E के बीच का कोण, ठीक है। तो उस कंडीशन पे टाउ, वेक्टर टाउ इक्वल टू लिख सकते हैं P क्रॉस E, या लिख सकते हैं E क्रॉस P। अभी पीछे हमने बात बता दिया क्या सही है, आइए प्रमाण देखते हैं। अभी क्या हो रहा है कि जो टॉर्क का डायरेक्शन है वो कैसा है? क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है ना। तो नेट टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा, जो नेट टॉर्क हो रहा है, ये पहला वाला भी क्लॉकवाइज है, दूसरा वाला भी क्लॉकवाइज है, दोनों क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो नेट जो यहां लगेगा, नेट टॉर्क भी कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा। नेट टॉर्क भी कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा। बात समझिएगा, जब क्लॉकवाइज ये भी होगा तो क्लॉकवाइज कौन चल रहा है? यहां से यदि मैं ऐसे जाऊं तो कैसा होगा? क्लॉकवाइज। यदि मैं ऐसे जाऊं तो क्या हो जाएगा? यानी ऐसे जब गया हूं, इस वाले पोजीशन पे गया हूं तो क्लॉकवाइज गया हूं। इस वाले पोजीशन पे जब मैं ऐसे जा रहा हूं तो ये क्या जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, यानी ये विपरीत दिशा में जा रहा है, ये दिशा में जा रहा है। तो अब देखिए, विपरीत दिशा में जा रहा है तो क्या हो जाएगा? E क्रॉस P। E क्रॉस P। जब क्लॉकवाइज जा रहा है तो P क्रॉस E। तो नेट टॉर्क कैसा है? क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज कैसा होगा? P क्रॉस E। तो कौन सा एक्सप्रेशन सही है? P क्रॉस E। E क्रॉस P कभी नहीं लिखिएगा, क्योंकि नेट टॉर्क का जो डायरेक्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? क्लॉकवाइज हो रहा है। P से कहां है? E। E से P नहीं, E से P जाएंगे तो कैसा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, दिशा बदल जाएगी, ठीक है। तो ऐसा लेना है, ये होगा। इसलिए जो नेट आता है, जो नेट टॉर्क आएगा वो क्या हो जाएगा? P क्रॉस E। बातें समझ में आ रही? इसकी दो वैल्यू, कब ये मैक्सिमम होंगे, कब ये मिनिमम होंगे, कब ये अधिकतम मान की तरफ जाएगा, कब ये न्यूनतम मान की तरफ जाएगा। तो आइए मिटा देते हैं, नोट कर लीजिए, मिटा दें, ठीक। चलिए अब यहां से बातें कर ले, कब ये मैक्सिमम होंगे, कब ये मिनिमम होंगे। तो एक बात है आपके साथ मैं करूं कि टाउ नेट इक्वल टू P क्रॉस E ना। तो टाउ नेट इक्वल टू लिख सकते हैं Pe sin थीटा। P एंड E आल्सो कांस्टेंट, P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड E इलेक्ट्रिसिटी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म लिया है, एक समान विद्युत क्षेत्र लिया, वो बदलने वाला नहीं है। डाइपोल में बदल नहीं रहा हूं, तो ये दोनों तो बदलेंगे नहीं। तो टॉर्क बदलेगा कब? जब ये थीटा वेरी करेगा। जब ये थीटा वेरी करेगा, थीटा वेरी करने का मतलब साइन मैक्सिमम कब होगा? साइन की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी? 1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1। और किस कंडीशन पे मिलेगी? जब वह 90 डिग्री पर होगा या 270 पे होगा। -1 आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, यहां माइनस मिल जाएगा, लेकिन कितने पे होगा? 90 पे होगा बस। तो अब यहां पे मैं 90 की बात करूं तो इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो टाउ एज अ मैक्सिमम ना, मैक्सिमम Pe साइन 90 डिग्री। 90 डिग्री की वैल्यू कितनी? 1। तो टाउ मैक्सिमम इक्वल टू Pe। इसका फील ले लो तो, यानी अब डाइपोल कैसा रखा गया?
इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को ऐसा रखा गया, यहां प्लस क्यू, यहां माइनस क्यू, इसमें फोर्स यहां का मतलब अंदर, यहां इसका मतलब कहां बाहर, यानी ये ऐसा रखा है अंदर ऐसा मोशन, ठीक है। तब मैक्सिमम, तो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के इस प्रकार से, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गई है, ये चारों उंगली मेरा समझ लीजिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें मैं डाइपोल को लाके ऐसे रखूंगा, लंबवत रखूंगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत रखूंगा, तब टॉर्क, तब आगुड़ घूमने ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ले लो, यहाँ टॉर्क की बात कर रहा केवल, तो अब यहां से क्या होगा, तब ज्यादा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, सॉरी, तो यहां पे क्या होगा, टाउ मैक्स इक्वल टू पी ई। मिनिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, तो मिनिमम की बात मैं आपसे करूं तो साइन की सबसे छोटी वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 0 किस पर होगा, जब 0 होगा तब, साइन 0 की वैल्यू 0। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, टाउ मिनिमम, दो एक्सप्रेशन है, ये मैक्सिमम के लिए हो गया, मिनिमम के लिए, तो टाउ मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ई साइन 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू 0, तो टाउ मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। वहां पे टॉर्क का मान क्या हो जाएगा, 0। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, यानी यहां पे जो टॉर्क डाइपोल रखा हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा ही रख दिया गया है, ऐसे, यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे, यानी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में रख दिया गया, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव चार्ज, ये ऐसा रखा, इसी को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें एक बहुत मस्त फिनोमा देखने को मिलता है, इसमें जरा सा भी स्लाइटली डिस्प्लेस करा दिया जाए, स्लाइटली डिस्प्लेस करा दिया जाए, यदि मैं इस डाइपोल को, यदि ऐसे स्थिति में है तो डाइपोल को मैं जरा सा ऐसे करके छोड़ दूं तो वो पुनः आ जाता है वापस। ये मान लीजिए मैंने ऐसा डाइपोल को कर दिया, ऐसे समझो, फिर ये डाइपोल को मैंने ऐसा कर दिया, यहां से मैंने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करा दिया ना, बात ये डाइपोल को मैंने ऐसे थोड़ा सा स्लाइड कर, जैसे ही छोड़ेंगे ऐसे हो जाएगा, यही होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब प्राप्त होगा, जब साइन का मान 0 होगा, यानी टाउ जब मिनिमम पे होगा, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये जिसका फिर लेके चलेगा, इसका एक क्वेश्चन बनता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे डाइपोल कब प्राप्त होगा, जब टाउ मिनिमम होगा। टाउ मिनिमम होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने एसएचएम में भी पढ़ाया है, वेव के कंडीशन में भी पढ़ाया है। एक नेचर होता है कि वो अपने प्रारंभिक स्थान पे आना चाहता है, उसी को बोलते हैं हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी वहां पे वो स्थायी रूप से रुक जाता है, केवल वहीं आना चाहता है। जैसे यहाँ पे मैंने इसको इधर करके छोड़ा, ये तुरंत अपने स्थान पर जाएगा, इसी को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो डाइपोल के साथ भी ऐसा हो रहा है कि डाइपोल को जैसे ही मैं ऐसे कर रहा छोड़ दूंगा वापस चलाएगा, तो यही होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। यही दो कॉन्सेप्ट था, ये आपका हुआ डाइपोल से रिलेटेड बातें। टॉर्क कैसे मिलेगा वो सारी बातें हमने आपसे बात की, कुछ चीजें और भी छोटी छोटी कॉन्सेप्ट जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ बात डिस्कस करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं गॉस प्रमेय पे बातें करूंगा, गॉस के थ्योरम के साथ। साइड बुक के अनुसार ये आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होता है, लेकिन मैं आपके एनसीईआरटी बुक के अनुसार पढ़ा रहा हूं, तो उसमें गॉस थ्योरम भी पहले चैप्टर में इंक्लूड है, तो उसके साथ मैं चलूंगा। पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा केस, पूरा फिनोमा आपके साथ मिलेगा। आएंगे लेक्चर 5-6 और लेक्चर आएंगे, मैं इसमें इंक्लूड करूंगा, 5 से 6 लेक्चर और इनमें इंक्लूड करूंगा, जिसमें आपके पोटेंशियल तक का सारा चीज कवर हो जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मन लगा के पढ़िएगा।